सभी का हमारी क्लास में स्वागत करती हूँ। वो प्रहारते रहे हम हुंकारते रहे, वो प्रहारते रहे हम हुंकारते रहे, वो धिक्कारते रहे हम स्वीकारते रहे। कर दिया सर्वस्व बलिदान स्वतंत्रता की वेदी पर, कर दिया सर्वस्व बलिदान स्वतंत्रता की वेदी पर। रुके ना कदम एक पल के लिए, वंदे मातरम पुकारते रहे। बच्चों, हम लोग स्वतंत्रता का टॉपिक पढ़ रहे थे और हम लोगों ने स्वतंत्रता का अर्थ देखा और उसके अंतर्गत अर्थ के साथ साथ हम लोगों ने ये भी देखा कि हमने स्वतंत्रता के दो रूप पढ़े अर्थ के आधार पर, नकारात्मक और सकारात्मक। ये कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें ये ध्यान रखना है कि जो हम लोगों ने नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ के आधार पर देखा है वो अर्थ के आधार पर उसके रूप है। आज हम उसके प्रकार पढ़ रहे हैं, काइंड्स ऑफ लिबर्टी, स्वतंत्रता के प्रकार। जैसा कि सभी को पता है कि प्रत्येक जीव की प्रथम आकांक्षा स्वतंत्रता है और वह जैसे ही पृथ्वी पर जन्म लेता है अपने जन्म के अस्तित्व के साथ ही स्वतंत्रता की आकांक्षा करने लग जाता है। इसी प्रकार से उस आकांक्षा को प्राप्त करने के लिए निरंतर वह प्रयास करता रहता है और अनेक रूपों में वह स्वतंत्रता को प्राप्त करता है। उन्हीं रूपों की हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। फर्स्ट टाइप पढ़ रहे हैं हम लोग स्वतंत्रता का, प्राकृतिक स्वतंत्रता, नेचुरल लिबर्टी। प्राकृतिक स्वतंत्रता के जो मुख्य समर्थक विचारक हैं जॉन लॉक हैं। जॉन लॉक ने जिस प्रकार से अपने प्राकृतिक स्वतंत्रता से पूर्व ही बताया कि व्यक्ति तीन अधिकारों के साथ में प्राकृतिक अवस्था के अंतर्गत रहता है, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति। वहां उसने प्राकृतिक स्वतंत्रता को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। यानी व्यक्ति स्वतंत्रता व्यक्ति के समाज में आने से पहले, राज्य में आने से पहले भी उसकी आवश्यकता रहती है, आकांक्षा रहती है। और मनुष्य को किसी भी मनुष्य द्वारा प्रदान की जाने वाली या हस्तांतरित करने वाली यह वस्तु नहीं है, यह प्रकृति द्वारा किसी व्यक्ति को प्रदान की जाती है। यानी व्यक्ति जैसे ही प्रकृति में आता है तो वह स्वतंत्रता को प्राप्त कर लेता है। स्वतंत्रता किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी राज्य के द्वारा या समाज के द्वारा किसी व्यक्ति को प्रदान नहीं की जाती। ये प्राकृतिक स्वतंत्रता के समर्थक विचारक कहते हैं, जिसमें जॉन लॉक हैं, वो इसके प्राकृतिक स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक हैं। और जॉन लॉक का मानना है कि व्यक्ति प्राकृतिक अवस्था में जब रहता है तो वह तीन अधिकारों की मांग करता है। उसमें स्वतंत्रता, संपत्ति और जीवन का अधिकार, तीन अधिकार होते हैं और स्वतंत्रता उसका प्राथमिक अधिकार होता है। नेक्स्ट है व्यक्तिगत स्वतंत्रता। व्यक्तिगत स्वतंत्रता व्यक्ति को व्यक्ति होने के नाते या मानवीय स्वतंत्रता मानव को मानव होने के नाते प्राप्त होने वाली स्वतंत्रता। यानी मनुष्य की वह स्वतंत्रता जिसका संबंध मनुष्य के निजी कार्यों से होता है। उसका उठना बैठना, उसकी रुचि, अभिव्यक्ति, पसंद, मूल्यों को अपनाना, जीवन जीना, खान पान, रहन सहन, परिवार, धर्म आदि ऐसे क्षेत्र हैं जिनका संबंध केवल और केवल व्यक्ति से होता है। और व्यक्ति से होने के कारण यह पर्सनल लिबर्टी होती है, यानी यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता होती है। इसमें किसी राज्य का, किसी समाज का या किसी संस्था का किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता, क्योंकि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के जो समर्थक हैं जे.एस. मिल, बेंथम एक उपयोगितावादी विचारक भी है। जे.एस. मिल को हमने लिबर्टी के अर्थ में पढ़ा था। और जॉन लॉक, इन विचारकों का मानना है क्योंकि व्यक्तिगत स्वतंत्रता व्यक्ति से संबंधित होती है, किसी प्रकार का कोई सरोकार नहीं होता है, इसलिए किसी संस्था या समाज का इसमें किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। परंतु यदि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का प्रयोग करता हुआ व्यक्ति राज्य या समाज में या दूसरे व्यक्तियों की स्वतंत्रता में खलल उत्पन्न करता है
व्यवधान डालता है, बाधा उत्पन्न करता है, ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता सीमित की जा सकती है। नेक्स्ट है नागरिक स्वतंत्रता, सिविक लिबर्टी। नागरिक स्वतंत्रता या सिविल लिबर्टी, यह जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, किसी नागरिक को प्राप्त होती है। अब पहला प्रश्न यही आता है बच्चों दिमाग में कि नागरिक क्या होता है। नागरिक और व्यक्ति में यह अंतर होता है, किसी राज्य का निवासी, किसी राज्य का वह व्यक्ति जो उस राज्य में प्रदान की जाने वाली समस्त अधिकारों और कर्तव्यों का उपभोग करता है, वह व्यक्ति नागरिक होता है। तो ये वैसे भी स्पष्ट हो रहा है कि यदि वह नागरिक है तो राज्य के द्वारा स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। हाँ, यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता से पूरी तरीके से भिन्न है। नागरिक होने के नाते नागरिक को मिलने वाली वह स्वतंत्रता नागरिक स्वतंत्रता कहलाती है। यह किसी भी देश का नागरिक होने के नाते प्राप्त होती है। इस प्रकार से इसे कह सकते हैं कि यह वे स्वतंत्रता होती है, नागरिक स्वतंत्रता वह स्वतंत्रता होती है जिसे व्यक्ति को आवश्यकता होती है, समाज उसे स्वीकार करता है और राज्य उसे मान्यता देता है, जिसे हम अधिकार भी कह सकते हैं। अधिकारों के रूप में स्वतंत्रता का उपभोग नागरिक स्वतंत्रता के अंतर्गत ही होता है। गेटिल महोदय ने कहा है कि स्वतंत्रता उन अधिकारों और विशेषाधिकारों को कहते हैं जिन्हें राज्य अपने नागरिकों के लिए उत्पन्न करता है और उनकी रक्षा करता है, तभी वह नागरिक स्वतंत्रता कहलाती है। इसके समर्थक विचारक है अंडर्स बार्कर है, गेटिल है। आप साथ साथ नोट करते चले इसके समर्थक विचारक जो भी मैं बता रही हूं। यदि आप एग्जाम में क्वेश्चन आता है प्राकृतिक स्वतंत्रता का और प्राकृतिक स्वतंत्रता के साथ साथ यदि इसके समर्थक जो विचारक हैं उनको मेंशन करते हैं तो बहुत ही इंप्रेसिव तरीका होता है और इससे आप अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं, अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से नागरिक स्वतंत्रता एक नागरिक को नागरिक होने के नाते व्यक्ति को मिलने वाली स्वतंत्रता होती है। नेक्स्ट पढ़ते हैं राजनीतिक स्वतंत्रता, पॉलिटिकल लिबर्टी। राजनीतिक स्वतंत्रता, इसके समर्थक विचारक हैं रूसो और गिलक्राइस्ट। एक ही दो समर्थक इसलिए बता रही हूं कि आप लोग ज्यादा कंफ्यूज नहीं हो और आप लोगों को याद करने में भी आसानी रहे। और अगर आप एक या दो समर्थक किसी भी स्वतंत्रता के साथ लिखते हैं तो आपका आंसर इंप्रेसिव होता है और एग्जामिनर को चेक करते समय बहुत ही अच्छा लगता है कि बच्चे ने बहुत गहनता से पढ़ाई करी है। राजनीतिक स्वतंत्रता, पॉलिटिकल लिबर्टी। देखो, राजनीतिक स्वतंत्रता भी अपने नाम से सिद्ध है। राजनीतिक स्वतंत्रता वह स्वतंत्रता जो किसी राजनीतिक क्रियाविधि में व्यक्ति को शामिल करती है, व्यक्ति को शामिल होने की स्वतंत्रता प्रदान करती है, वह स्वतंत्रता राजनीतिक स्वतंत्रता कहलाती है। अब इसे पारिभाषिक रूप में कह सकते हैं कि राज्य के कार्य क्षेत्र में या राज्य की राजनीतिक व्यवस्था में व्यक्ति की हिस्सेदारी जब बढ़ जाती है और व्यक्ति को हिस्सेदारी प्राप्त होती है तो इस प्रकार की स्वतंत्रता को राजनीतिक स्वतंत्रता कहते हैं। जैसे व्यक्ति के द्वारा मतदान करना, राजनीतिक जीवन में सार्वजनिक जीवन में सहभागिता अपनाना, यानी सार्वजनिक पदों को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति चुनाव लड़ने जैसी क्रियाविधि में शामिल होना, सरकार का विरोध करना या किसी प्रकार की किसी नीति के लिए या नियम के लिए सरकार पर दबाव डालना, यानी राजनीतिक गतिविधियों में उसकी भागीदारी का बढ़ना ही राजनीतिक स्वतंत्रता कहलाता है। और ऐसा करने की जब फ्रीडम होती है, ऐसा करने की जब व्यक्ति को छूट होती है राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होने की, तो उसे ही राजनीतिक स्वतंत्रता कहते हैं।
रूसो ने इसे बड़े सुंदर शब्दों में कहा है कि राजनीतिक स्वतंत्रता का आशय जन प्रभुता का अंश होता है, और गिलक्राइस्ट ने इसे ही लोकतंत्र कहा है कि लोकतंत्र वही है जहां राजनीतिक स्वतंत्रता व्यक्ति को प्राप्त हो जाती है। आर्थिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता का संबंध होता है अर्थ से, यानी धन से। व्यक्ति अपने जीवन का निर्वहन बिना धन के कर ही नहीं सकता, और बिना धन के जीवन का निर्वहन संभव ही नहीं हो सकता, और न ही व्यक्ति के जीवन का निर्वहन और न ही व्यक्ति के जीवन का विकास। इस तरह से समाज का और राज्य का यह उत्तरदायित्व है कि वह व्यक्ति को आर्थिक जीविकोपार्जन के लिए इस प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न करवाएं या उपलब्ध करवाएं जिनके द्वारा व्यक्ति बिना आर्थिक चुनौतियों का सामना करे और बिना किसी आर्थिक शोषण के निर्बाध रूप से अपने जीवन का निर्वहन कर सके, वह भी स्वाभिमान के साथ। अर्थात राज्य का यह उत्तरदायित्व है, यानी आर्थिक स्वतंत्रता यह है कि व्यक्ति का आर्थिक स्तर ऐसा होना चाहिए जिससे व्यक्ति को रोजगार या न्यूनतम रोजगार सुनिश्चित हो सके, जिसके कारण वह स्वाभिमान पूर्वक अपने जीवन का सुनिश्चित कर सके और अपने जीवन निर्वाह के लिए व्यवसाय का या जीवन निर्वाह के लिए किसी भी उद्यम का चयन कर सके। उसे इस प्रकार की स्वतंत्रता होनी चाहिए, वह कहलाती है आर्थिक स्वतंत्रता। आर्थिक स्वतंत्रता के जो समर्थक विचारक हैं वे समाजवादी विचारक हैं। इनका मानना है कि बिना आर्थिक स्वतंत्रता के राजनीतिक स्वतंत्रता बेमानी है। राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त की हुई वह भी निरर्थक है, क्योंकि जिस व्यक्ति के सामने अर्थ की, धन की या अपने जीविका निर्वहन की समस्या होगी तो उसको प्रदान किए गए समस्त राजनीतिक नागरिक अधिकार निरर्थक है। भारतीय संविधान में भी इसका मेंशन करने का, इसको प्रदान करने का पूरा प्रबंध किया गया है, और यह भारतीय संविधान के भाग 3 और भाग 4 में उल्लेखित किया गया है। यानी फंडामेंटल्स राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में इसका उल्लेख किया गया है। मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में इसका उल्लेख किया गया है। आर्थिक स्वतंत्रता भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में उल्लेख किया गया है। वो है 16, 19, 41, 42, 43 और 48। इन अनुच्छेदों के माध्यम से भारतीय संविधान में आर्थिक स्वतंत्रता प्रत्येक नागरिक को उपलब्ध करवाने का प्रयास किया गया है। नेक्स्ट पढ़ते हैं धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता उन्हीं देशों में अपनाई जा सकती है जहां धर्मनिरपेक्षता हो, जहां प्रत्येक व्यक्ति को अपने धार्मिक कर्तव्यों का निर्वहन करने की स्वतंत्रता हो। इसे रिलीजियस लिबर्टी भी कहते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक उल्लेख किया गया है। प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता का अनुसरण करने का उल्लेख किया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता है क्या? धार्मिक स्वतंत्रता का संबंध अंतःकरण से होता है। यह प्रत्येक व्यक्ति की व्यक्तिगत आस्था, व्यक्तिगत मान्यता और उस मान्यता के अनुसार अपना आचरण निर्वहन करने की छूट होती है। यानी प्रत्येक व्यक्ति को अपने धार्मिक संस्कारों, रीति रिवाजों, धार्मिक संस्थाओं के गठन करने, धार्मिक रीतियों का प्रचार करने, प्रसार करने की किसी सब प्रकार की धार्मिक कार्यों की छूट होती है, आजादी होती है। यानी प्रत्येक व्यक्ति अपने धर्म का अनुपालन अपनी इच्छा अनुसार कर सकता है, परंतु यदि व्यक्ति के धार्मिक व्यवहार के द्वारा राज्य के कार्यों में बाधा पहुंचती है और दूसरे व्यक्ति की धार्मिक मान्यताओं का और धार्मिक विश्वासों को आहत होता है, यानी उनको नुकसान पहुंचता है, ऐसी स्थिति में धार्मिक स्वतंत्रता को भी सीमित किया जा सकता है। नेक्स्ट है नैतिक स्वतंत्रता, मोरल लिबर्टी। मोरल लिबर्टी का संबंध व्यक्ति के चरित्र से, नैतिकता से होता है।
नैतिकता क्या होती है? नीति के अनुसार आचरण करना। जैसे ऐसे नीतिगत व्यवहारिकता व्यक्ति अपने आचरण में लेकर आए। दया, करुणा, सहिष्णुता, अहिंसा, परोपकार, प्रेम, क्षमा, सद्भावना, त्याग की भावना, ऐसे आचरणों से युक्त व्यक्ति का जब आचरण होता है तो वह नैतिक स्वतंत्रता होती है। नैतिक स्वतंत्रता तब ज्यादा समझ में आएगी जब हम नैतिक स्वतंत्रता को समझेंगे। जब व्यक्ति का आचरण कलुषित होगा, हिंसात्मक होगा, स्वार्थपूर्ण होगा, घृणा युक्त होगा, तो वह नैतिक स्वतंत्रता होती है। और जब नैतिक स्वतंत्रता से मुक्ति होती है, यानी व्यक्ति का आचरण क्षमाशील, दयावान और करुणा युक्त और सद्भावना से युक्त होगा, तब वह नैतिक स्वतंत्रता कहलाती है। इसका संबंध भी व्यक्ति के व्यक्तिगत आचरण से होता है, परंतु व्यक्ति का व्यक्तिगत आचरण समाज की व्यवस्था को कहीं ना कहीं प्रभावित करता है, व्यक्ति की प्रत्येक स्वतंत्रता को प्रभावित करता है। इसलिए नैतिक स्वतंत्रता का भी अपने आप में महत्व है। नेक्स्ट है सामाजिक स्वतंत्रता। सामाजिक स्वतंत्रता, सामाजिक स्वतंत्रता से तात्पर्य होता है कि मनुष्य के साथ में किसी भी आधार पर, किसी भी सामाजिक आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाए और उसे पूरी स्वतंत्रता दी जाए। तात्पर्य है किसी भी मनुष्य के साथ में जाति, वर्ग, वर्ण, धर्म, नस्ल, संप्रदाय या लिंग के आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाए। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 और 18 यानी 14 से लेकर 18 तक सामाजिक समानता की आवश्यकता को महसूस किया गया है और प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक स्वतंत्रता प्रदान करने का प्रयास किया गया है। अब सामाजिक स्वतंत्रता प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त हो, इसके लिए दो चीजें हैं। एक तो प्रत्येक व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता, यानी वह व्यक्ति कोई उच्च पदाधिकारी हो या साधारण कार्य करने वाला कोई भी सामान्य व्यक्ति हो, कानून के समक्ष दोनों समान होंगे। यानी अगर एक ही अपराध भारत के देश के प्रधानमंत्री ने किया है और वही अपराध किसी सामान्य कार्य करने वाले या लारी चलाने वाले व्यक्ति ने किया है, तो कानून के द्वारा उन दोनों को समान रूप से दंडित किया जाएगा। और जब आवश्यकता हो उन्हें कानून की या न्याय की, तब उस समय कानून के द्वारा सभी व्यक्तियों को यानी राज्य के सभी नागरिकों को कानून का समान संरक्षण प्राप्त होना चाहिए। यही कहलाता है, ये दोनों आधार सामाजिक स्वतंत्रता को संपूर्ण करते हैं। कौन कौन से? कानून के समक्ष समानता होनी चाहिए, प्रत्येक नागरिक के साथ कानून के द्वारा समान व्यवहार किया जाना चाहिए, एक समान रूप से अपराधी को दंडित किया जाना चाहिए और कानून के समान संरक्षण, नागरिकों की आवश्यकता के अनुसार कानून का समान संरक्षण, कानून के द्वारा समान संरक्षण दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट है राष्ट्रीय स्वतंत्रता। राष्ट्रीय स्वतंत्रता, नेशनल लिबर्टी। राष्ट्रीय स्वतंत्रता प्रत्येक राष्ट्र की आकांक्षा रहती है कि वह राष्ट्र स्वतंत्रता प्राप्त करे। कोई भी राष्ट्र अपनी स्वतंत्रता को परतंत्रता में परिवर्तित नहीं करना चाहता, चाहे वह किसी भी युग में रह रहा हो। इसीलिए वह राष्ट्र आकांक्षा करता है स्वतंत्रता की, और वहां के रहने वाले व्यक्तियों की स्वतंत्र सब प्रकार की स्वतंत्रताएं, चाहे वह आर्थिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, धार्मिक हो या व्यक्तिगत हो, वे स्वतंत्रताएं तभी उन नागरिकों को प्राप्त हो सकती है जब जिस राष्ट्र में वो रह रहे हैं वह राष्ट्र स्वतंत्र हो। यानी उस राष्ट्र के पास में शक्ति होनी चाहिए संप्रभुता की, संप्रभुता की, सॉवरेनिटी की शक्ति होगी तभी वह राष्ट्र संप्रभु है, यानी वह तभी वह स्वतंत्र है। अब संप्रभुता क्या है? यह प्रभुसत्ता, इसे प्रभुसत्ता भी कहते हैं। अब प्रभुसत्ता किसी राष्ट्र की वह शक्ति है, ये दो रूपों में होती है। एक होती है आंतरिक और एक होती है बाह्य। आंतरिक रूप से किसी भी राष्ट्र को सर्वोच्च और स्वतंत्र
जब किसी राष्ट्र को यह शक्ति सर्वोच्च और स्वतंत्र बनाती है और बाह्य रूप से स्वतंत्र बनाती है, तो वह शक्ति उस राष्ट्र की प्रभुसत्ता या संप्रभुता या सॉवरेनिटी होती है। कहने का तात्पर्य है, जब किसी राष्ट्र के पास में संप्रभुता है तभी वह राष्ट्र स्वतंत्र है। 1947 से पहले भारत देश के पास में संप्रभुता नहीं थी, यानी वह शक्ति नहीं थी कि वह अपने आंतरिक निर्णयों में सर्वोच्च और स्वतंत्र हो और बाहरी निर्णयों में स्वतंत्र हो। इसे समझाते हुए, फॉर एग्जाम्पल, भारत देश आंतरिक रूप से सर्वोच्च है और स्वतंत्र है। जैसे अभी लॉकडाउन की कंडीशन चल रही है और लॉकडाउन की जितने भी निर्णय हैं भारतीय सरकार के द्वारा लिए गए, और वो जो निर्णय लिए गए वो सर्वोच्चता थे। यानी चाइना का, अमेरिका का, ब्राजील का, सूडान का, यानी किसी भी कंट्री का उन निर्णयों पर किसी प्रकार से कोई दबाव नहीं था और भारत सरकार ये निर्णय लेने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र थी। अर्थात किसी भी देश के द्वारा आंतरिक मामलों में सर्वोच्चता के साथ में और स्वतंत्रता के साथ में निर्णय लेने की शक्ति उस देश की आंतरिक संप्रभुता है। और बाह्य संप्रभुता से तात्पर्य वह देश अपने बाह्य निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है कि वह किस देश के साथ में किसी प्रकार का व्यापारिक समझौता करना चाहता है, किस देश के साथ में सांस्कृतिक या अन्य किसी प्रकार का कोई आदान प्रदान करना चाहता है, तो वह ऐसे निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। किसी और देश की सुप्रीमेसी यहाँ पर नहीं चलेगी और देश की सर्वोच्चता नहीं चलेगी। किसी देश के पास जब प्रभुसत्ता है तभी वह स्वतंत्र है और बिना संप्रभुता के वह देश स्वतंत्र नहीं हो सकता। नेक्स्ट पढ़ते हैं संवैधानिक स्वतंत्रता। संवैधानिक स्वतंत्रता यानी किसी भी देश का संविधान वहां के नागरिकों की स्वतंत्रता की गारंटी देता है, यानी ये किसी भी देश के संविधान के द्वारा प्रदान की जाती है। बच्चों, संविधान किसे कहते हैं, संविधान की विशेषताएं और संविधान को हम लोगों के सिलेबस में मूल अधिकार, डायरेक्टिव प्रिंसिपल से दिए गए हैं, हम इन्हें पढ़ेंगे। लेकिन अभी यहाँ इतना समझते हैं कि किसी भी देश के संविधान के द्वारा जब वहां के नागरिकों को गारंटी प्रदान की जाती है तो वह कहलाती है संवैधानिक स्वतंत्रता। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है, जिसे अंबेडकर साहिब ने संविधान की आत्मा कहा है। बाबा अंबेडकर ने इसे आत्मा कहा है कि यदि आर्टिकल 32 निकाल दिया जाए तो भारतीय संविधान निरर्थक हो जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि संवैधानिक स्वतंत्रता संविधान के द्वारा वहां के नागरिकों को दिया जाने वाला एक गारंटी कार्ड है, जिसके माध्यम से वे अपनी सभी स्वतंत्रताओं की रक्षा कर सकते हैं। अगली क्लास में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।